Hello. Yes, sir. Go ahead. You can continue with your opening remarks. You can start now question answer session. Thank you very much. We'll now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking the question. Participants, kindly ask your questions in the Hindi language so the management is comfortable answering questions. Ladies and gentlemen, you may press star and 1 to ask the question. The first question is from the line of Lucky Nasser, individual investor. Please go ahead. Sir, can you hear me? Yes. Hello. Hello. सुनाई दे रहा है? जी सर. नमस्कार चंद्रकांत भाई and entire team of ISME. सर बहुत बधाई हो on the great performance. Can you please speak through the handset? Yes. Can it's better now? Yes, thank you. Yeah. Sir, congratulations on the great set of numbers for Q4 and the entire year, sir. चंद्रकांत भाई, आपने आपके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इंडिकेट किया है कि मार्च 25 को यू विल डू 500 करोड़ टारगेट, सर. इसमें अपने नए कंटिन्यूस पैनल का कितना एक्सपेक्टेड टर्नओवर रहेगा, सर? अप्रोक्सीमेट 30 to 40 करोड़ होगा कंटिन्यूस पैनल का. जी. That means you are expecting a good organic growth in the current product range also, sir. And EBITDA margins would be maintained at the full year what it was, sir. This year it was around 11%. So that you are comfortable, sir? वैसे ये वाले EBITDA परसेंटेज भी we are comfortable, but हमारी जो टारगेटेड रेंज है वो 9.5 से 10.5 है. हो सकता है कई बार थोड़ा सा मतलब इस रेंज के अंदर फ्लक्चुएशन आ सकता है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो मतलब Q3 में थोड़ा सा डिप था, पर around 10ish you are comfortable with, around 10%. Somewhere around 10, maybe sometimes more than 10 will also be there. जी. एंड अमित भाई, ईयर एंड में मैक्सिमम ईयर एंड में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट तो हो जाएगा. अपना डेट पोजीशन क्या रहेगा, सर? लॉन्ग टर्म डेट बाय द एंड ऑफ द ईयर, सर, मार्च 25. अभी हमने इन प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग हमने फाइनलाइज किया हुआ है. डेट के लिए अभी हमारी पोजीशन भी कंफर्टेबल है, बट हमने आगे वाले प्रोजेक्ट्स में वेदर वी गो वाया डेट और थ्रू सम अदर सोर्स वो हमने फाइनल नहीं किया है. जी. वी आर ओपन एज ऑफ नाउ. हमारा अभी करंट प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट होने पे अराउंड 60-70 करोड़ तक ही रहेगा ना अपना डेट, सर? एज ऑफ नाउ इस प्रोजेक्ट की हम बात करें तो 57 करोड़ का हमारा डेट प्रोफाइल रहेगा. जी सर. और सर ये टाइम गर्मी काफी ज्यादा थी. आई मीन फर्स्ट क्वार्टर में भी ओवरफ्लो था, तो आप लोग इसका इफेक्ट देख रहे हैं, सर, ऑर्डर इनफ्लो में, सर? एक्चुअली इफेक्ट फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा इलेक्शन और उसी वजह से इतना नहीं है. डायरेक्ट हीट या टेम्परेचर का कोई रिलेशन बिजनेस से नहीं होता है. एक्चुअली एडवांस प्लानिंग हो जाता है. जो लास्ट क्वार्टर का जो हमारा सप्लाई जो है वो पूरे समर सीजन के प्लानिंग से होता है. जी सर. थैंक यू सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर द ईयर, सर. थैंक यू. Next question is from the line of Gurjeet Singh, an individual investor. Please go ahead. हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस, आ रही. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर कांग्रेचुलेशंस बहुत अच्छे नंबर्स के लिए. मेरा सिर्फ एक ही सवाल है. आपने कॉल के स्टार्टिंग में अलग अलग ऑर्डर्स बताए थे जो आपको जगह से मिल रहे हैं. तो ये ऑर्डर वैल्यू पहले के जो ऑर्डर्स हमारे को छोटे छोटे मिलते थे, ये ऑर्डर वैल्यू उससे कंपैरेटिवली ज्यादा है या उतने ही साइज के ऑर्डर्स हैं? नहीं, कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि सर्टेन इंडस्ट्रीज का जो है या जो हमारा जो क्रेडेंशियल है
पर्टिकुलरली एमोनिया वर्टिकल में जो हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए उसमें हमें जो रेफरेंसेस मिल रहे तो उसकी ऑर्डर साइज बड़ी होती है। और अभी फ्रीऑन में जो हमारा पुराना एग्जिस्टिंग बिजनेस है कोल्ड रूम या उसमें भी अभी सब्सटेंशियली प्रोजेक्ट साइज बढ़ती है, तो उसी अकॉर्डिंगली हमारी प्रोजेक्ट की और दी ऑर्डर साइज भी बड़ी होती है। मगर मोर और लेस इट विल बी अ मिक्स ऑफ दी ऑल साइज ऑफ ऑर्डर्स। थैंक यू सर, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। Thank you. Next question is from the line of Nikhil Chaudhary, individual investor. Please go ahead. Yeah, hi. Good evening, Chandrakan bhai, Ankit bhai and Nikhil bhai. बहुत अच्छे रिजल्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। सर मुझे 2 क्वेश्चंस थे। ये जो मार्जिन आए हैं मतलब ये सस्टेनेबल क्यों नहीं है सर? क्योंकि अपना तो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ग्रॉस मार्जिन मोटा मोटी लास्ट मार्च के आसपास ही है, बट स्टिल वी हैव डन 15% EBITDA मार्जिन। मतलब can we not sustain in the range of 11, 12, 13% from here on? Because now probably just trying to understand, or 10.5 or 11% is the number that we feel। हमको ऐसा लगता है कि 10.5-11% ही सस्टेन रहेगा आगे भी। हमें लगता है जिस मतलब इसका डिपेंडेंसी सेल्स मिक्स के ऊपर भी है, और ईयर ऑन ईयर हम जो टारगेट कर रहे हैं जो हमारे प्रॉफिटेबल वर्टिकल है उसके थ्रू 10 to 11 हमें लगता है वो अचीवेबल है उन लॉन्गर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में। हो सकता है इससे ज्यादा ये EBITDA मार्जिन हम जनरेट कर पाएंगे, बट समटाइम्स क्या होता है कि कोई नए मार्केट को टैप करना है या नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या जिस जगह पे हमारा परफॉर्मेंस या प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे हमारा ये करना है, तो टॉप लाइन अभी हम फर्स्ट फोकस करेंगे। मार्जिन एक ऐसी चीज है कि इसके ऊपर एज ऑफ नाउ हम फोकस नहीं कर रहे, इसलिए हमने बॉटम लाइन वाला टारगेट रखा है कि भाई 9.5 से 10.5 या 10.5 11% का तो सस्टेनेबल हम रखेंगे ही रखेंगे। अगर इसके ऊपर आता है तो हमारे लिए बेटर या बेनिफिशियल रहेगा, पर टॉप लाइन को कॉम्प्रोमाइज करके हम बॉटम लाइन को फोकस ना करें। समझ गया। नहीं, बहुत अच्छा थॉट है सर। सर मैं वही समझने का सिर्फ ट्राई कर रहा था कि ये ऐसा तो नहीं है ना, ये बिजनेस मिक्स अगर समझो रिपीटेड क्वार्टर में आता है 15% इज मैनेजेबल, बिकॉज बिजनेस भी हमारा ग्रो हो रहा है, तो ओवरऑल बेसिस पे प्रॉब्ली 10-11% होगा। बट अगर बिजनेस मिक्स जैसे लास्ट क्वार्टर में थोड़ा वीक बिजनेस मिक्स था हमारा, बट ये क्वार्टर शायद बिजनेस मिक्स बेटर हो गया तो वी आर एट 14-15% समथिंग लाइक दैट। वो मुझे जो मतलब अमोनिया और दूसरे जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हमारे लिए ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल या इसलिए है क्योंकि उसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादातर कोई यूज होता नहीं है, हमें एडवांस भी अच्छे मिलते हैं और जॉब वर्क टाइप और ऑन साइट एक्टिविटी होती है, तो हमारे लिए यहाँ पे प्रीमाइसिस का यूज नहीं होता है, तो उसको हम दूसरे वर्टिकल में या मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये एक बोनस बिजनेस की तरह है। और कई बार इसमें साइट रेडी होना या उसके अलावा भी इंस्टॉलेशन या मटेरियल प्रोक्योरमेंट, तो ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। हो सकता है किसी क्वार्टर में या उसमें उसका डिस्पैच ज्यादा हो तो मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन फॉर आवर कंपनी हमें लगता है कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज्यादा एन्युअली आप कंपेयर करेंगे ना तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। इस साल में भी मैं आपको बताऊं कि अमोनिया का कंट्रीब्यूशन हमारा 15% रहा है, स्पेसिफिक अमोनिया वर्टिकल का। तो 15% अगर उसका कंट्रीब्यूशन होता है तो हमारी वो मार्जिन की रेंज है 15 या 20% के आसपास वो है अमोनिया बिजनेस, तो वो सस्टेनेबल रहेगा। और हमारा कंपनी का फोकस भी ऐसा है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट बिजनेस के थ्रू हमें टॉप लाइन नहीं बढ़ाना है। प्रोजेक्ट बिजनेस के एक अलग फायदे भी है, उसके अलावा भी हमें कुछ एक फ्री ऑन से ऑर्डर से या अदर एंसिलरी बिजनेस भी आता है। तो प्रोजेक्ट को हम एक रीजनेबल रेंज में फोकस करके बाकी प्रीमियम वर्टिकल को फोकस करके बिजनेस बढ़ाएंगे। तो ये क्वार्टर में अंकित जी अपना मिक्स क्या रहेगा अगर वो बता पाए, मतलब क्योंकि मुझे ये समझना था कि कितना प्रोजेक्ट बिजनेस का कितना प्रीमियम वर्टिकल्स के थ्रू आएगा, सो दैट समझ में आए कि मार्जिन मतलब ये मिक्स कितना प्रॉब्ली स्टेबल है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू योर नंबर्स। मतलब मैं आपको मिक्स बता देता हूँ। पहले अमोनिया में 16% का कंट्रीब्यूशन है जो आप बोलते हैं। मेजर हमारा कोल्ड रूम है, Q4 की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर क्वार्टर 43% का कंट्रीब्यूशन कोल्ड रूम से आया है। कॉमर्शियल का तकरीबन 19-20% के आसपास है
इंडस्ट्रियल का 3 to 4% है, रिफर व्हीकल है वो 10% के आसपास है, और बाकी का हमारा एक हरिनघाटा वाला प्रोजेक्ट था कोलकाता वाला, उसका तकरीबन 8 से 9% का कंट्रीब्यूशन है। समझ गया। एंड अपना ऑर्डर बुक अंकित जी कैसे प्लेस है, मतलब उसका बेसिकली मिक्स अगर आप बता पाए तो, लाइक उसमें अमोनिया कितना है फिलहाल एट द मोमेंट, कोल्ड रोम कितना है एंड कमर्शियल? अभी की पेंडिंग ऑर्डर बुक 122 करोड़ प्लस है। उसमें अमोनिया स्पेसिफिक वर्टिकल की मैं बात करूँ तो 30 करोड़ है। अमोनिया का पेंडिंग ऑर्डर बुक में कंट्रीब्यूशन ज्यादा इसलिए रहता है क्योंकि उसके डिलीवरेबल, मतलब आज ऑर्डर आ गया इमीडिएटली डिलीवर होता नहीं है। जैसे कोल्ड रूम है उसका 21 करोड़ है, कॉमर्शियल वर्टिकल का इन टोटल 25 करोड़ प्लस है, इंडस्ट्रियल का 4.5 से 5 करोड़ के आसपास है, रिफर व्हीकल भी अराउंड 4 करोड़ है। फिर हमारा जो दूसरा एक प्रोजेक्ट है हरिनघाटा वाला, उसमें भी शायद हमारा 35 करोड़ या उसके आसपास का डिस्पैच अभी पेंडिंग है। तो ओवरऑल मिला के 122 है। पर ऐसा होता है ना, जैसे कोल्ड रूम है तो कोल्ड रूम है, दूसरे इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन या कॉमर्शियल में डिलीवरी में हमें उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जैसे आज ऑर्डर आ गया, जैसे मंथ के बिगिनिंग में आ गया, तो हो सकता है इसी मंथ में डिस्पैच हो जाए। तो आपको पेंडिंग ऑर्डर बुक में शायद लग सकता है कि इसका कंट्रीब्यूशन कम है, बट ये एक रनिंग ऑर्डर साइकिल होती है। और बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं वो ऑन एन एवरेज थोड़े लेट डिस्पैच होते हैं, या 6 से लेके 1 साल तक का उसका डिलीवरी पीरियड होता है। तो आपको पेंडिंग ऑर्डर बुक में उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिखेगा, लेकिन साइक्लिकली देखे जैसे हमारे प्रीमियम वर्टिकल है, कोल्ड रूम है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, वो तकरीबन 75% तक हमारे सेल्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। जो 5% हियर एंड देयर हो सकता है। समझ गया सर। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि अभी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपनीज, इंटरनेशनल डोमेस्टिक कंपनीज, ये डेटा सेंटर में बहुत फोकस कर रहे हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे कूलिंग सॉल्यूशंस यूज होता है। तो उस पर कोई थॉट्स वेयर हम लोग कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं? बिकॉज मुझे तो वो सेगमेंट का मार्केट साइज बहुत ही अच्छा लगता है, और उसमें कंपटीशन भी मैं जितना समझ पा रहा हूँ उतना नहीं है एट द मोमेंट। एक्चुअली अभी एक लीड आई थी, उसके बाद में हमने थोड़ा सा उसको टेक्निकल समझना शुरू किया हुआ है। हम जो मॉड्यूलर कोल्ड रूम बनाते हैं उसमें क्लीन रूम सेगमेंट भी है, जो अभी तक हम लोग करते नहीं है। तो शायद ये दोनों सेगमेंट को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये टेक्निकल डेप्थ है और कस्टमर या लोड रिक्वायरमेंट के लिए हमें थोड़ा सा और उसको होमवर्क करना पड़ेगा। तो हम करेंगे। एक्चुअली रेफ्रिजरेशन रिलेटेड कोई काम है वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे से बिल्कुल नया सेगमेंट है उसमें यूजर साइड कई सारी डिटेल हमें समझनी रहनी होती है। तो हो सकता है 1-2 महीने में उसके ऊपर कुछ आउटपुट निकलेगा। बट अपने अभी हमारे पास वो कैपेबिलिटीज है, राइट चंद्रकांत भाई, की अगर आया तो वो हम भी बना सकते हैं वो। हाँ, हम लोग डिजाइन कैपेबिलिटी है और मैन्युफैक्चरिंग में हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से ही वो सॉल्यूशन हम दे पाएंगे, इसीलिए हम हाँ बोल सकते हैं, उसको कैपेबिलिटी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Next question is from the line of Tej Patel from Nivesha Investment Advisory. Please go ahead. Yeah, thank you so much for the opportunity and congratulations for the good set of numbers. सर मेरा पहला क्वेश्चन है सर, इस साल का हमारा ऑन अ फुल ईयर बेसिस कितना यूटिलाइजेशन रहा होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर? इस साल का हमारा 80% यूटिलाइजेशन गिन सकते हैं। और लास्ट ईयर वो करीब कितना था? तकरीबन 70% के आसपास। अच्छा, तो सर अगर मैं ऐसा, मतलब मेरे को ये समझना था कि अगर हम करंट कैपेसिटी, अगर मतलब एक बार के लिए केपेक्स छोड़ दे साइड पे, तो करंट कैपेसिटी पे अपना कितना मैक्स रेवेन्यू पोटेंशियल में कितना कंसीडर कर सकते हैं हम? जैसे 450 करोड़ का कैपेक्स हम कर सकते हैं, टॉप लाइन कर सकते हैं हम। उसमें अमोनिया बिजनेस को एक्सक्लूड करें, अमोनिया में हमारे प्लांट का यूटिलाइजेशन होता नहीं है, तो अमोनिया बिजनेस ओवर एंड अबव हो सकता है। तो हो सकता है ये और भी थोड़ी सी स्ट्रेच हो। गॉट इट सर। सर और एक मेरा ये क्वेश्चन था कि सर हम शायद हमारा जो कंटिन्यूस फैन वाला प्लांट था वो प्रोबेबली वी वर एक्सपेक्टिंग इट इन Q1 में एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट? Q1 तो थोड़ा डिले हो गया, राइट? इन Q3 में जो आ रहा है अभी।
वो एक्चुअली थोड़ा डिले है क्योंकि मेजर वर्क जो सिविल का है उसी हिसाब से थोड़ा डिले है। वो तो सिविल में ज़्यादा टाइम लगा है, बाकी मशीनरी वगैरह तो आ गई है। तो जैस सून एज सिविल काम खत्म होगा विल बी एबल टू ऑपरेट बाय एटलीस्ट इन द अक्टूबर और नवंबर। गॉट इट सर, नो प्रॉब्लम सर। सर और एक ये सवाल था कि जो हमारा 200 करोड़ का केपेक्स प्लान था उसमें से इस साल हमारा कितना खर्च हुआ और FY25 में हम कितना प्लान कर रहे हैं फॉर द केपेक्स, और वो किसके लिए होगा, मतलब फॉर दी जो 200 करोड़ का हमारा प्लानिंग था उसमें ये जो बड़े प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं जो कंटिन्यूस पॉप पैनल है और चेस्ट फ्रीजर, तो वो दोनों का मिला के करीबन 75+ करोड़ का जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा इस साल तक खत्म हो जाएगा इन द करंट FY। एंड चेन्नई प्लांट जो है हमारा, चेन्नई में हम जो एक्सपांसन या शिफ्टिंग कर रहे हैं नई जगह पे, उसमें 8 से 9 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब करंट ईयर में ही है। और उसके अलावा हमें जो आगे का जो हमने 200 करोड़ में प्लान किया था तो वो एजम्पशन था कि ये कंटिन्यूस पैनल का ही जो मार्केट रिस्पांस और जो डिमांड रहती है तो उसी को हम दूसरी लाइन लगाएंगे, आइदर एट द सेम प्लेस और इन द अदर जियोग्राफिकल लोकेशन वी विल सिलेक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है कि एक जगह पे लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट मोर एडवाइजेबल। तो ये एक हमारा बड़ा कैपेक्स है। और उसके साथ जो एग्जिस्टिंग जो हमारा कोलकाता में जो हमने लास्ट ईयर शुरू किया था उसका भी थोड़ा एक्सपांड करेंगे वहीं पे, तो वो भी हमें हमारे कैपेक्स में है। थोड़ा वर्किंग कैपिटल की हमारी जो एडिशनल रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ द बिजनेस वो भी हमने 200 करोड़ में प्लान किया है। बाकी जो आगे जाके अपॉर्चुनिटी जो लगती है हमें कि जियोग्राफिकल एक्सपांशन के लिए अगर स्टॉक पॉइंट बनाना है, वेयर हाउस करना है या ऐसी कोई एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी मिलती है सिमिलर इंडस्ट्री की, तो भी हम उसमें ही प्लानिंग कर रहे हैं। गॉट इट। और सर इस साल हमारा कोलकाता से कितना रेवेन्यू था, जो ईस्ट वाला जो हमारा प्लांट है? कोलकाता से तकरीबन 90 लाख से 1 CR के बीच में हमारा टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन था। बट उसका फंक्शनिंग भी Q4 से शुरू हुआ, मतलब ज्यादातर यूटिलाइजेशन। अच्छा, बट ऑन लेट्स से फुल यूटिलाइजेशन पे अपने 10 करोड़ एक्सपेक्ट करते हैं इसमें से? हाँ, ये अच्छा। और सर एक ये लास्ट क्वेश्चन है सर, जो कंटिन्यूस जो ऑटोमेशन वो लाइन लगा रहे थे कमर्शियल वाला, उससे सर प्रॉब्ली मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सर एडिशनल रेवेन्यू तो नहीं आएगी, पर जो हमारी जो अभी लेट्स से मैन्युअल लाइन थी उसको खाली रिप्लेस कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली प्रोसेस मोर ऑटोमेट हो गया तो थोड़ा मार्जिन में इंक्रीमेंटल आएगा, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट लाइन ही नहीं है। जो प्रोडक्ट लाइन हम करने जा रहे हैं वो नई प्रोडक्ट है, जो चेस्ट फ्रीजर या विजिकुलर जो बोलते हैं, तो अभी एग्जिस्टिंग हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वो प्रोडक्ट नहीं है। तो जो भी होगा उसका एडिशनल रेवेन्यू ही होगा। करंट बिजनेस को छोड़ के नया बिजनेस है हमारा, तो इट विल बी एडेड टू द रेवेन्यू। वो 100 to 125 करोड़ का टॉप लाइन इंक्रीज कर सकता है वो प्रोडक्शन लाइन जो है। ओके, गॉट इट। और इस साल वो ऑपरेशन अक्टूबर से होने वाला है, राइट? हाँ, अक्टूबर या नवंबर, एटलीस्ट 3rd वीक में इट विल बी ऑपरेटिंग, 3rd क्वार्टर। नहीं, हम लोग को सेपरेट करते हैं। एक कंटिन्यूस टॉप पैनल है जो हम लोग अक्टूबर नवंबर में हमें लगता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लेंगे। और एक हम लोग कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, जो लास्ट AGM में हमने बोला था कि हम कमर्शियल रेफ्रिजरेशन का काम भी करना शुरू करेंगे, उनका भी ऑलरेडी मशीनरी ऑर्डर हो चुका है, सबको एडवांस हो चुका है, टेक्निकल ये अप्रूवल सब दे चुके हैं। उनका मैन्युफैक्चरिंग भी हमें लगता है कि दिसंबर नवंबर में हम लोग करेंगे, तो शायद लास्ट क्वार्टर हम कमर्शियल प्रोडक्ट का भी इस करंट ईयर में हमें टॉप लाइन में सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, ओके, गॉट इट। फुल ईयर मतलब फुल यूटिलाइजेशन और फुल ईयर पे अगर ऑपरेशनल हो तो आप बोल रहे हो कि 100 से 110 करोड़ जितना आ सकता है? हाँ, अगले 2 साल बाद वो टॉप लाइन में 100-125 करोड़ का वैल्यू दे सकता है एक्स्ट्रा। ओके, गॉट इट। ओके सर, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ और हो तो मैं लाइन में ज्वाइन कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ विघ्नेश अय्यर फ्रॉम सीक्वेंट इन्वेस्टमेंट्स। प्लीज गो अहेड। सर कांग्रेचुलेशन आपको
काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर दिए आपने Q4 में, और शुक्रिया मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सवाल पूछने के लिए। सर मेरा पहला सवाल ये है कि सर आप FY24 के लिए आप इंडस्ट्री वाइज ब्रेकअप दे सकते हो आपके रेवेन्यू का? आइसक्रीम और डेयरी की जो हमारी इंडस्ट्री है वो तकरीबन 30 to 40% हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट करती है। फूड प्रोसेसिंग एंड हॉस्पिटैलिटी है जो 15 से 20% की रेंज में है हमारा बिजनेस। इवन फार्मा और केमिकल भी इसी रेंज में है, 15 to 20। कई ई कॉमर्स के बिजनेस भी है, अराउंड 3 to 5% के आसपास हम कंसिडर कर सकते हैं। और लॉजिस्टिक बिजनेस में भी हमारा तकरीबन 5% के आसपास का शेयर है। ओके ओके। और सर तो अब हाल ही में ही हमारे मतलब आइस में के एक क्लाइंट ने बहुत बड़ा एक्सपेंशन का प्लान दिया है, वाड़ीलाल, जिन्होंने लगभग 350-400 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है, जो उन्होंने लास्ट 10-12 साल में कभी नहीं किया है। तो सर आपका क्या व्यू है आज के दिन आइसक्रीम और डेयरी के इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि आपको कोई बड़ा एक्सपेंशन दिख रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री में? एक्चुअली हम लोगों ने 24 में भी बड़े बड़े आइसक्रीम एक्सपांशन जो अमूल ग्रुप की जो मेंबर डेयरी है उन लोग के लिए काम किया। उज्जैन में, कच्छ में काम किया हुआ है, और हर एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग ने अपनी कैपेसिटी ऐसा बोल सकते हैं 100%, 50% इंक्रीज किया हुआ है। क्योंकि आइसक्रीम का जो डिमांड है वो डिमांड होने का एक रीजन ये भी है कि अब रूरल में भी 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो आइसक्रीम अवेलेबिलिटी बढ़ गया है। इसी वजह से विलेज मार्केट भी उसको बड़ा सपोर्ट करता है। तो आइसक्रीम इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग करंट ईयर में भी हमारे पास कुछ इंक्वायरी है, उसको देख के लगता है कि लास्ट ईयर जैसा ही करंट ईयर में भी रहेगा। सबके पास एक्सपांशन के आइसक्रीम के अच्छे प्रोजेक्ट है। ओके, सो ये मान के चल सकते हैं ये जो परसेंटेज है हमारा 30 to 40%, इसमें थोड़ा और ये शेयर बढ़ सकता है यहाँ से, जैसे कि 40 to 50% टाइप एक आध साल के लिए, क्योंकि इंक्वायरीज इतनी है। एक्चुअली क्या होता है, सेक्टर के जो शेयर है थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, कभी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए। ऐसे हम देखें कि लास्ट ईयर में हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में जो डेयरी प्रोजेक्ट किया, अब उस डेयरी प्रोजेक्ट को ले तो अकेला वो 15-20% शेयर तो उसी से कंट्रीब्यूशन आ जाते हैं। कभी कभी ई कॉमर्स के भी अच्छे एक्सपांशन होते हैं। अभी ई कॉमर्स को भी एक अच्छा वैल्यूएशन मिलते हैं, तो मैं नाम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कुछ ई कॉमर्स कंपनी अपने जो स्प्रेड और जो जियोग्राफिकल प्रेजेंस है उसको एग्रेसिवली बढ़ा रहे। तो उन लोगों ने पिछले 3 साल में जो नंबर्स किए उनसे 3 टाइम नंबर्स का वो प्रोजेक्शन दे रहे हैं। हम इतना करना चाहते हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना आप कर पाओगे। तो अगर वो मटेरियलाइज हो गया जैसा वो नंबर्स प्रोजेक्ट करते, तो हो सकता है ई कॉमर्स थोड़ा और परसेंटेज बढ़ा दे, 5 की जगह पर 7, 8, 10 की हो जाए। तो ओवरऑल ये एक रेंज है, उसमें 5% ऊपर नीचे हो सकता है। ओके सर, शुक्रिया सर। मेरा ये सवाल था कि अब हमारे हाथ में जो ये ऑर्डर बुक है 122 करोड़ का, इसका यूजुअल एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या होगा? तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग होता है। हम लोग कॉमर्शियल वाली जो प्रोडक्ट है वो प्लग इन प्ले प्रोडक्ट है, तो कस्टमर ऑर्डर आते हैं, एडवांस होते हैं, फिर बाद में कस्टमर को हम लोग 2 या 4 वीक में डिलीवरी दे देते हैं। कभी कभी कस्टमर का अपना प्लानिंग नहीं बन रहा है, बैंक लोन या तो उनकी जो अपना जो फैसिलिटी रेडी नहीं होता है, तो वो 2 to 4 वीक है। कुछ प्रोजेक्ट है जो मॉड्यूलर कूल रूम और ये प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कूल रूम बोलते हैं, वो 8 to 9 वीक है। और जो एमोनिया प्रोजेक्ट हो गया या तो आप बड़े जो डेयरी प्रोजेक्ट हैं वो 6 to 10 मंथ, 12 मंथ तक चलते हैं वो प्रोजेक्ट। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे तरफ से कि ये समझना चाहता हूँ हमारे एमोनिया प्रोजेक्ट में एबिटा मार्जिन कैसा होता है?
एक्चुअली बीटा मार्जिन ग्रॉस मार्जिन ही कम है, इसीलिए बीटा कम होगा। लेकिन ऐसा ना, वो कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस है, आप उसको ईपीसी बोल सकते हैं। तो वहाँ हमारा कोई एसेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज किए बिगर हम लोग बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये भी है कि आप एक बड़ा काम करते हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट किसी के साथ करते हैं, तो उससे छोटे काम है ना, वो आपको एक प्रीमियम में और बोनस में भी वो बिजनेस मिल जाते हैं, क्योंकि एक आपने कैपेबिलिटी ट्रस्ट बिल्टअप किया कि आप ये बड़ा काम करते हैं, तो छोटे काम आपको कॉम्प्लीमेंट्री ही आ जाते हैं। ईबीटा में एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे हम लोग, क्योंकि कुछ कॉस्ट जो है ना वो मिक्स हो जाता है, इसलिए अमोनिया का ईबीटा अलग से देना मुश्किल है। लेकिन ग्रॉस मार्जिन का रेंज हम आपको दे सकते हैं, वो तकरीबन 10 से 12% आप मान सकते हैं अमोनिया में ग्रॉस मार्जिन बराबर मीन्स 88% मटेरियल कॉस्ट का ग्रॉस मार्जिन का मतलब ये हो गया। बराबर सर, 88%। शुक्रिया सर एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। थैंक यू। Thank you very much. Next question is from the line of Faisal Hawa from HG Hawa and Company. Please go ahead. ક્વિક કોમર્સ જે છે, જેવો કે ઝેપ્ટો થઈ ગયો કે બ્લિંકિટ થઈ ગયો, આ પણ હવે આઈસ્ક્રીમ માટે અને ડેરી માટે બહુ મોટો ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો ચેનલ ઇમર્જ કરે છે. Sir, sorry to interrupt you. May I request you to speak in Hindi, please, so all the participants can understand. So, ये ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है, ये सब भी अभी क्विक कॉमर्स कहलाता है। वो भी डेयरी के लिए और अपने आइसक्रीम्स के लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इमर्ज कर रहा है। तो उसको क्यों नहीं अपने बड़े ऑर्डर्स के लिए अप्रोच करते, बिकॉज इनको तो बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, इनका एक्सपेंशन अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। नहीं, ये सब हमारे क्लाइंट है, आपने जो भी नाम बोले उसके बच्चे कुटे जो बड़े नाम है वो सब के साथ हम लोग काम करते हैं। और आने वाले सबके एक्सपेंशन पहले हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम लोग वो मिड साइज कंपनी है जिनका ऑल ओवर इंडिया सर्विस नेटवर्क है, और माइनर कस्टमाइज और ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग सॉल्यूशन बेस्ड सप्लाई करते हैं। तो ये सभी कंपनी का जो एग्रेसिव जो एक्सपांशन है, नया कैपेक्स है, वो सब अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मटेरियलाइज होना शुरू हो चुके हैं। और पिछले 4 साल से हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ई कॉमर्स में हम लोग मेजर सप्लायर हैं, क्योंकि हमें बाकी सप्लायर्स का पता नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग मेन ई कॉमर्स में जो रेफ्रिजरेशन सॉल्यूशन है, जो उनके डार्क स्टोर है, उसमें 50% से ज्यादा सप्लाई हमारी ओर से होता है। ओके, और सर ये कहना सही रहेगा कि ये नए एक्सपेंशन के बाद अपना सेल्स जो है 3-3.5 साल में हर बार डबल होगा, मतलब जो है 7-8 साल में अपना सेल 4 गुना हो सकता है, ऐसा चांस है अपना? हम ऐसा डबल वाला तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2027 में हम 1000 करोड़ करेंगे, तो ये हमारा टारगेट है जो हमने पब्लिकली पहले भी बोला हुआ है। 27-28 में हम लोग 1000 to 1100 करोड़ का टॉप लाइन होगा हमारा। और सर ये जो नया प्रोजेक्ट है, इसमें एक्सपोर्ट्स का क्या रोल रहेगा? एक्चुअली एक्सपोर्ट में ऐसा है ना कि एक्सपोर्ट अभी इसीलिए कम हम लोग ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट है, इसीलिए उसका लॉजिस्टिक शिपिंग कॉस्ट बढ़ता है। लेकिन और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग स्केल छोटा था, इसीलिए हम लोग चाइना को कॉम्पीट नहीं कर पाते थे। अब हमारे यहाँ इंडियन इंडस्ट्रीज में अच्छे नंबर से, इसलिए हमारा लैंडिंग कॉस्ट और जो सप्लाई अवेलेबिलिटी है वो अच्छे है। अभी हम लोग अब की जो प्रोडक्शन कॉस्ट को लेके, चाइनीज प्राइस को लेके हमें पता नहीं, लेकिन अगले 1-2 साल में एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है कि हम एक्सपोर्ट अच्छा कर पाएंगे। उनके लिए हमने एडवांस में जैसे नेटवर्क और पोटेंशियल चेक भी शुरू किया हुआ है कि हम कहाँ पर कर पाएंगे ये नई प्रोडक्ट। थैंक यू सर। Thank you. A reminder to all the participants, you may press star and 1 to ask a question. Next question is from the line of Arvind Kothari from Nivesha Investment Advisory. Please go ahead. Hello.
कांग्रेचुलेशन चंद्रकांत भाई एंड ऑल द टॉप मैनेजमेंट। मेरे को ये पूछना था कि जैसे इस बार आइसक्रीम के अंदर बहुत सारे कंपनीज ने सेल्स बहुत अच्छी रिपोर्ट किया, केपेक्स मोड में है। तो एक तो हम आइसक्रीम प्लांट बनाते हैं, दूसरा कोल्ड रिफर वैन्स बनाते हैं एंड कोल्ड रूम्स भी बनाते हैं। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अगर पूरे देश में आइसक्रीम की वॉल्यूम 25-30% से बढ़ती है नेक्स्ट सीजन में, तो हमारे लिए वो सेल्स अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कैसे प्ले करती है ये तीनों सेगमेंट मिला के? नहीं, ये तीनों प्रोडक्ट है, हम तो एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेलर तक, तो लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी हमारा सप्लाई है। एक्चुअली आइसक्रीम इंडस्ट्रीज के लिए लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं था, तो लास्ट ईयर हम लोगों ने आइसक्रीम मशीनरी में जो बिजनेस किया था कंपेरेटिवली इस साल बड़े प्रोजेक्ट को छोड़ के जो मिड साइज आइसक्रीम है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन करंट ईयर में अच्छे आइसक्रीम वालों ने अच्छा काम किया हुआ, वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में ही, और रॉ मटेरियल प्राइस भी उन लोगों के लिए कंपैरेटिवली कंट्रोल में था, तो अच्छे मार्जिन के साथ आइसक्रीम इंडस्ट्री ने काम किया। तो हो सकता है अगले साल उसका बेनिफिट मिलेगा एक्सपांशन का। करंट ईयर में एवरेज बिजनेस था, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में हमें बेनिफिट हो सकता है। हाँ, तो मैं बेसिकली वही समझना चाह रहा था कि जैसे अगले साल जनरली सब केपेक्स प्लान कर रहे हैं और नया प्लेयर भी आया है, जैसे होको आइसक्रीम, एवमोर वालों ने अपना बिजनेस बेच के नाउ दे स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। तो कोई ऐसा प्लेयर इमर्ज होता है, उसको क्या सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स में अपना डिस्ट्रीब्यूट करता है या नए डिस्ट्रीब्यूटर खड़े करता है, तो नए कोल्ड रूम्स और नई रिफर वैन्स उसको प्लान करनी पड़ती है? उस हिसाब से मेरे को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेनी थी कि ओवरऑल वॉल्यूम मान लो अगर नेक्स्ट ईयर आइसक्रीम इंडस्ट्री के 25-30% बढ़ जाए या नया केपेक्स हो, तो आपके लिए वो कैसी अपॉर्चुनिटी या क्या साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी लेके आएगा? एक्चुअली आपने सही बताया, होको, हैवमोर और जो भी नए कॉम्पिटिटर आते हैं, तो हर नई कंपनी आती तो उसकी अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती, तो उसमें कई पुराने कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ज्यादातर नए अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एग्जिस्टिंग आइसक्रीम इंडस्ट्री की जो ब्रांड है उनका अपना नेटवर्क है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता है तो वहाँ भी कैपेसिटी एक्सपांशन और ये लॉजिस्टिक थोड़े से डिफरेंट वे में बिजनेस होता है। हर कंपनी लॉजिस्टिक सर्विस हायर कर लेती है, इसीलिए उसमें डायरेक्ट आइसक्रीम ब्रांड इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो बिजनेस हम ट्रांसपोर्टर लॉजिस्टिक कंपनी से करते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग करंट ईयर में भी होको के आने से हमें ऐसा है कि 20+ नंबर्स जो है हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई किया, तो एक नई ब्रांड आती है तो उनके साथ कहीं और नई चेन एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो वो अपॉर्चुनिटी अच्छे से मिलती है हमें। वंडरफुल सर। एंड सर अपना सेल्स मिक्स कैसा था अभी, जैसे इस क्वार्टर में अगर हम बात करें कि कोल्ड रूम से कितना था और अमोनिया वर्टिकल से कितना था या रेफर वैन से कितना था, ऐसा मिक्स कोई क्वार्टर का बताऊँ या पूरे साल का? भी आपको क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का। ओके, तो कोल्ड रूम दोनों है। वैसे कोल्ड रूम का हमारा कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक क्वार्टर में 43-44% के आसपास था। इंडस्ट्रियल का 3 to 4% था। कमर्शियल का रफली अराउंड 19-20% था। रिफर वैन है वो 10% है। अमोनिया वर्टिकल का 16% था। और जो दूसरे हमारे प्रोजेक्ट है जैसे हरिन कांटा हो गया, ये दूसरा वो डेयरी वाला स्पेसिफिक वेस्ट बंगाल का, और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का 8-9% के आसपास था। और एनुअली पूरे साल का देखे तो कोल्ड रूम ने 47% कंट्रीब्यूट किया है, इंडस्ट्रियल का 4% है, कॉमर्शियल 20% है, वैन 9% है, अमोनिया 15% है, और बाकी उसके अलावा के फ्रीऑन और बड़े प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 4% है। तो सर नेक्स्ट ईयर अपना जो केपेक्स पे जो रेवेन्यू आएगा वो तो अलग वर्टिकल से आएगा, बट उसको हटाने के बाद मोर और लेस ये मिक्स सेम रहेगा एनुअली नेक्स्ट ईयर, या कुछ उसमें अमोनिया का बढ़ जाएगा? वैसे हमने 3 वर्टिकल को फोकस किया है, कोल्ड रूम, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल। इन तीनों में मिला के हमारा मैक्सिमम सेल्स हो 75% के आसपास का हम टैप कर रहे हैं, कभी
2 या 5% ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमारा फोकस प्रीमियम वर्टिकल के ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, अदरवाइज हमारा मार्जिन हम ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे और उसमें भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एम्पल है, तो उसको मैनेज करने में वी डोंट थिंक कि हमें उतना डिफिकल्टी लगे। गॉट इट। एंड सर एक मेरे को ये भी समझना था कि जैसे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपन आइसक्रीम सेल करते हैं उस इंफ्रा में, और मान लो अपन क्विक कॉमर्स में जैसे अभी ट्रैक्शन बहुत ही अलग लेवल पे हो रहा है वेरियस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स में, उसके थ्रू अपना अगर मान लो कि कोई आइसक्रीम या कोई भी कोल्ड रूम की प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो डार्क रूम में जैसे हम कोई कोल्ड रूम बनाते हैं वर्सेस कोई डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ कोल्ड रूम बनाते हैं, तो वो कैसे, अगर मैं सेम वॉल्यूम अज्यूम करूँ तो, क्योंकि क्विक कॉमर्स में हर 10 मिनट में आपको क्या ज्यादा नंबर ऑफ कोल्ड रूम चाहिए होंगे या कितने मल्टीपल नंबर ऑफ कोल्ड रूम अपने नंबर्स बढ़ जाएंगे अगर छोटे कोल्ड रूम बनाने पड़ेंगे लेकिन ज्यादा कोल्ड रूम बनाने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ एनालिसिस है? जो आपने ई कॉमर्स के लिए बोला कि डार्क स्टोर्स, हाँ उसमें 2-3 टाइप हैं। कुछ लोग हैं जो एक डार्क स्टोर डिजाइन करते हैं, वहाँ साइज बड़ा होता है, उसमें नंबर्स कम होते हैं, लेकिन जो मिड साइज होते हैं जिनके डार्क स्टोर मल्टीपल है, जिनका स्प्रेड बड़ा है कि ऑल ओवर सिटी कवर करते हैं, उनके जो स्टोरेज सॉल्यूशन छोटी साइज का होता है वो पोर्टेबल भी बोल सकते हैं। ये लोग अभी वो भी देखते हैं, क्योंकि कई जगह पर हमने पिछले 4 साल से हमने देखे कि फिर हर साल वो 10% समथिंग जो डार्क स्टोर है ना वो चेंज करते हैं, कभी क्लोज करते हैं तो थोड़ा शिफ्टिंग करते हैं। तो ये लोग भी अब उन लोगों ने भी वैसे किया कि बिजनेस होने नहीं होने से उनकी फैसिलिटी शिफ्ट करना इजी रहेगा मिड साइज में जिसमें नंबर ज्यादा होते हैं। गॉट इट सर। एंड सर लास्टली थोड़ा मेरे को ये भी समझना था कि अपने बिजनेस में मान लो कि ओवरऑल इफ यू आर सीइंग वेरियस वर्टिकल्स इमर्जिंग, तो अपन कैसे डिसीजन लेते हैं कोई भी केपेक्स करने का कि मिनिमम हमको कितना आरओई छूटना चाहिए या क्या साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी अपन देखते हैं? बिकॉज 1000 करोड़ का एक अपन ने बेंचमार्क रखा है रेवेन्यू रीच करने का 27-28 में, वो मान लो कि एक विजिबिलिटी अपन को देता है एज अ कंपनी, एंड वो कंटिन्यूअस बेसिस पे अपन नए प्रोजेक्ट्स कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको सामने दिख रही है जो स्टेज पे इवैल्यूएशन स्टेज पे भी आप कंसिडर कर रहे होंगे? वैसे कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें आरओई में हम देखते हैं, वैसे सबसे पहले तो वो वर्टिकल की डिमांड और मार्केटेबिलिटी हम असेस करते हैं, हमारे वर्टिकल में है और हमारे कस्टमर ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और उसमें एबिटा मार्जिन मोर और लेस हम चेक करते हैं कि तकरीबन हमारा जो रेंज है उसको ज्यादा डिस्टॉर्ट ना करे, सपोर्ट करे, और मोर और लेस हम आरओसीई और आरओई को भी मैप करना हमने शुरू किया है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इतने आरओई को टैप करके इतना वाला बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस है, नंबर थोड़े फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन आरओसीई 25% के आसपास है, बिकॉज मोर देन 20 इज मस्ट व्हाट वी सी फॉर स्पेसिफिक। हमारी साइज की कंपनी है, छोटी कंपनी है जिसमें हम ज्यादा ग्रोथ ला सकते हैं, उसमें ये नंबर थोड़े से बेटर ही रहेंगे। 25% के आसपास हम एज ऑफ नाउ हम टैप कर रहे हैं कि भाई इसके आसपास का हमारा आरओसीई हो तो हमारे लिए बेटर रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि कभी हम कोई कैपेक्स करें, फ्यूचर के लिए हम प्लान करें, हो सकता है शायद 1 साल या थोड़ा प्लस माइनस हो जाए तो उसकी वजह से हम कैपेक्स ना करें, वैसा भी नहीं है। ओवरऑल इंडस्ट्री, मार्केट और फ्यूचर के हिसाब से हम डिसीजन करते हैं। गॉट इट। सर एक फाइनल क्वेश्चन है कि अभी जैसे चंद्रकांत भाई ने बोला कि जैसे गांव-गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई तो कोल्ड रूम, आइसक्रीम ये सब मतलब पहुंचने लगी तो कोल्ड रूम की रिक्वायरमेंट आई। बहुत सारे आर्टिकल्स आजकल आते हैं कि बहुत सारी कॉस्ट जो कोल्ड रूम या मान लो किसी भी चीज को कूल रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो होती है मेन होती है, और गोइंग फॉरवर्ड आने वाले 4-5 साल में बिकॉज सोलर का यूजेज होएगा, बहुत सारी चीजों का यूजेज होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट काफी अगर 5 साल में कम हो जाती है, तो डू यू थिंक कि वो बहुत सारा केपेक्स हमारी इंडस्ट्री में आएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लोगों को पोसाने लग जाए, या दे आर एबल टू पुट मोर कोल्ड रूम्स बिकॉज पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे शायद रनिंग कॉस्ट, लेकिन आज रनिंग कॉस्ट शायद अफोर्ड करने लग जाए, या कौन से वर्टिकल्स में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट गिरने से अपन को काफी फायदा हो सकता है?
एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कॉस्ट हमारी जो इंडस्ट्रीज है, जो सेक्टर सेगमेंट पे हम बिजनेस करते हैं, वहाँ इतना मेजर कॉस्ट नहीं है। आप अब इंडिया में भी पिछले 5-7 साल से गवर्नमेंट भी काफी उनके पीछे काम कर रही है। कई सारी जो वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट है उसमें बी रेटिंग अप्लाई कर दिया, जिससे एक एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट ही कस्टमर को भी एक पता चलता है कि भी मुझे ये इक्विपमेंट मेरा क्या कॉस्ट पे चलेगा, रनिंग कॉस्ट पे चलेगा। तो एनर्जी कॉस्ट को लेके क्योंकि एनर्जी कॉस्ट ही इतना ज्यादा नहीं है आइसक्रीम, डेयरी, फ्रोजन, हॉस्पिटैलिटी में के जो फूड प्रोसेसिंग है कि वो कॉस्ट कम होगा तो लोग ज्यादा एक्सपांशन कैपेक्स होगा। अभी भी रीजनेबल कॉस्ट है, ज्यादा कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, आप लॉजिस्टिक कॉस्ट बोल सकते हैं। अगर अच्छा लॉजिस्टिक नेटवर्क बनते, रोड या रेलवे जो भी है वो फास्ट और चीपर लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर हो जाता है तो वो बड़ा बेनिफिट दे सकता है इलेक्ट्रिक। ओके, गॉट इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। Thank you. Okay. Thank you. Next question is from the line of Raj Shah from Mahavir Jain Vidyalaya. Please go ahead. Raj, may I request to unmute your line and go ahead with the question, please? So the line for the participant dropped. As there are no further questions, I will now hand the conference over to the management for closing comments. Ladies and gentlemen, we deeply appreciate your presence on this conference call today. Our enthusiasm for the growth journey ahead, both within India and beyond, remains unwavering. On behalf of ICE, MEC Board of Directors and Management Team, I would like to extend our sincere thanks to each of you for dedicating your valuable time to join us for this earnings conference call. If you have any further questions or need additional information, please do not hesitate to contact us or our IR advisors. We are here to assist with any inquiries you may have. Once again, thank you for participating in this conference call. We wish you all a prosperous and successful future. Thank you. Thank you very much. On behalf of Ice Maker Refrigeration Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.